एज प्रॉमिस्ड हम लोग आपके पास हमारा जो नया इनिशिएटिव है इंसेप्शन 360 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये हमारा पहला इनिशिएटिव है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो हमने इसकी जो स्टार्टिंग है हमारे निमित अकेडमी इनिशिएटिव की, वो एक पैनल डिस्कशन से की थी सिविल सर्विसेज डे पे, और उस दिन हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपना एक नया करंट अफेयर्स का मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। और ये यूनिक मॉडल होगा जो मॉड्यूल है हमारा इसमें, है ना। अनलाइक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑप्शन है मार्केट प्लेस में, उससे अलग होगा। एक नया इनिशिएटिव है हमारा पूरी तरीके से। इसके पीछे हमने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, काफी घंटे हमने इसमें दिए हैं। हमने स्टूडेंट्स की नीड को समझा है कि स्टूडेंट्स आजकल मार्केट में क्या है और उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, और उसमें हम अलग क्या कर सकते हैं जो उनके एग्जाम की डिमांड को मीट करता है 100%। सो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने हमारे जो इनिशिएटिव है करंट अफेयर इसका, उसका हमने नाम रखा है इंसेप्शन 360। अब इंसेप्शन का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, है ना? जो आप किसी आइडिया को कंसीव करते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप है, जो कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे सीरियस हो, चाहे जिसने नया नया बिगनिंग्स किया है, या जो देख रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसमें कितना लगेगा एफर्ट, तो आप करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं उसकी। तो जो आपका इंसेप्शन है वो हम कह सकते हैं एक तरह से करंट अफेयर्स है। सेकंड हमने इसमें आप देखेंगे कि सेकंड जो है इसमें की टर्म हमने यूज किया, दैट इज 360 डिग्री। सो द कंप्लीट नेम इज इंसेप्शन 360 डिग्री। 360 डिग्री के मायने क्या है? जो हम आपके पास करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल लेके आ रहे हैं, दिस इज नॉट जस्ट ओनली करंट अफेयर्स। इसमें हम आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस भी इसी का पार्ट है। करंट अफेयर्स कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा, तो इसमें जनरल अवेयरनेस भी है ना, फंडामेंटल्स भी हैं, जो न्यूज में आइटम्स चल रहे हैं वो फैक्ट्स भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग उसकी तह तक जाते हैं, उसके इंसेप्शन तक जाते हैं, उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स तक जाते हैं, उसके बेसिक्स तक जाते हैं। और एक तो उसका हम पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं जिसको हमने नाम दिया 360 डिग्री। सो इसकी शुरुआत करते हैं। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत आज बताते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। जैसे कल संडे है, इसी टाइम 7 बजे हम पहला लॉन्च करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का प्रॉपर मॉड्यूल, जिसमें हम लोग न्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। लेकिन हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। सो इसको आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें अगर आप देख सकते हैं तो हमने एक टर्म यूज किया, एनाटमी ऑफ करंट अफेयर्स। तो एनाटमी जो टर्म है, कुछ लोग कहेंगे तो मेडिकल टर्म है। सो मेडिकल टर्म से अगर आप लोग अवेयर है तो एनाटमी का मतलब क्या होता है? एनाटमी में आप पूरी जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, साइंटिफिक उसकी स्टडी करते हैं, है ना, कौन सी चीज कैसे आपस में कहाँ पे फिट होती है। एक तरह से हम भी क्या कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, हम लोग साइंटिफिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, है ना। हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा मेथड रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे वो चीजें आपस में फिट होती हैं एक जिक्सॉ पजल के अंदर, और एक होल पिक्चर आपको बिगर पिक्चर मिलती है। सो एनाटमी ऑफ करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। आवर्स इज अ वेरी साइंटिफिक ड्रिवन अप्रोच। हमने पहले भी कहा ना, हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी सीखा है। मैं खुद सर्विंग राजस्थान गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट हूँ। हमारी जो टीम है उसमें भी मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हैं। तो हमने पूरा स्टडी किया है, एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप की है, और कैसे एग्जाम की डिमांड को मीट किया जाए, ना कि एकेडमिक पद्धति पे चलते हुए ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करने की बजाय वी हैव टू क्लियर द एग्जाम इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। हमको टाइम बाउंड मैनर में करना है, जैसा हम लोग सिलेक्शन होने के बाद भी करेंगे। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उसको हमने मैक्सिमम आउटपुट देना है और लिमिटेड टाइम में देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। सो वी हैव ए साइंटिफिक अप्रोच विच इज आउटकम ओरिएंटेड, है ना, रिजल्ट आना चाहिए हमें। जस्ट पढ़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो हमारी मीन्स है, दिस इज टू एन एंड, और वो एंड क्या है? टू क्लियर द आरएएस एग्जाम विद ए वेरी गुड रैंक, है ना, अमंग द यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तो वो हमारा एंड गोल है। सो वी हैव ब्रॉट दिस अप्रोच, ए साइंटिफिक अप्रोच, है ना, विच इज ए वेरी आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच। वो हम लोग देखेंगे कैसे हैं, इसके क्या मायने हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स होते क्या है। सबसे पहले जब मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूं तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या क्या आता है। सो कोई भी कह देगा कि करंट अफेयर में एक टर्म है करंट, तो जो भी चीजें करंट में हो रही हैं तो ठीक है, एकदम ठीक टर्म है। तो आपके आसपास जो भी चीजें घटनाएं हो रही हैं, है ना, पिछले एग्जाम, अगर मान लीजिए आज एग्जाम है, आज की तारीख में एग्जाम है, तो आज से 12 महीने पहले, 18 महीने पहले के दौरान जो भी चीजें घटित हुई हैं, है ना, राजस्थान के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, है ना, पर्संस के टर्म्स में हो, प्लेसेस के टर्म्स में हो,
कोई कहीं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके टर्म्स में हो, फाइनेंशियल बिजनेस स्फेयर में हो, है ना, हमारे गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हो, गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हो, जो भी चीजें हो रही हैं पिछले 12-18 महीने में एग्जाम से जस्ट पहले, वो एक तरह से करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर इज एनीथिंग विच हैज टेकन प्लेस रिसेंटली, रिसेंटली से मेरा मतलब है पिछले 12 महीने 18 महीने के अंदर। तो वो चीजें आपको कहाँ मालूम चलेंगी? अब वो चीजें आपको स्वाभाविक है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में आपके सामने आएंगी। तो न्यूज़पेपर इज ए वेरी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जहां से आपको करंट अफेयर्स के बारे में मालूम चलता है। सेकंड इज, अगर आप न्यूज देखते हैं तो जो न्यूज में आ रही है, डीडी न्यूज में आ रही है, डेफिनेटली वो अगले दिन एक किसी भी नेशनल डेली जो पेपर होता है उसमें भी वो चीजें आएंगी। तो न्यूज़पेपर से आपको मालूम चलती है जनरली, है ना। आपको, आप अगर ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हैं उससे आपको मालूम चलती है, अगर आप डीडी न्यूज देखते हैं या कोई और न्यूज चैनल देखते हैं उससे आपको पता चलती है। तो जनरली करंट अफेयर्स में क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं, अगर हम लोग बहुत बेसिक बात करें, हम ज्यादा अगर हायर लेवल पर नहीं जाए, तो करंट अफेयर्स में आरएस की अगर हम लोग बात करते हैं और स्पेसिफिकली इसमें प्री की बात करते हैं, क्योंकि पहला जो थ्रेशोल्ड हर्डल है वो हमारा प्री का एग्जाम है, उसको क्लियर करना है। तो हम लोग देखेंगे कि प्री में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो टिपिकली अगर आप लोग देखें करंट अफेयर्स में, अगर आप एक न्यूज़पेपर उठाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी हेडलाइंस जनरली करंट अफेयर में, ना किसी को या तो अवार्ड मिला होगा, ना किसी को रिसेंटली ऑस्कर्स मिले थे, या किसी को नोबेल प्राइज मिलेगा, है ना, मेडिसिन में, लिटरेचर में, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, है ना, किसी को अकादमी अवार्ड मिलेगा, या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं और इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, आरबीआई है, इवन राजस्थान गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये अपनी अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, अलग अलग इंडेक्सेस निकालते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को लेकर इंडेक्सेस निकालते हैं, है ना, ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है आजकल, जैसे है ना ग्लोबल एक क्राइसिस की बात हो रही है फाइनेंशियल सेक्टर में, तो अपने अपने इंडेक्सेस निकालते हैं, तो इंडेक्सेस वगैरह के आ जाता है उसके अंदर। दूसरा, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है ना, कौन ओलंपिक्स में जीत रहा है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अभी चल रही है अस्ताना कजाकिस्तान में, तो उसमें कौन विनर रहेगा, है ना, ये सब चीजें जो है आपकी वो करंट अफेयर्स में आती हैं, और इससे बहुत सारी चीजें आती हैं। बट टिपिकली जब आप स्कूल के बच्चे को कहते हैं तो करंट अफेयर से क्या समझता है, अगर करंट अफेयर की क्विज होती है स्कूल में तो यही सब चीजें होती हैं, किस देश का कौन प्रधानमंत्री है, रिसेंटली कौन, है ना, किसको पर्टिकुलर बुक के लिए प्राइज मिला है ना, या इस तरह की जो चीज होती है, कौन क्रिकेट में किसने क्या ट्रॉफी जीता है, कितने रन बनाए, तो वो एक हमारा टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आरएएस में आपको उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, उससे सिर्फ आपके कुछ ही क्वेश्चंस हो पाएंगे, है ना, उससे पूरा एग्जाम का डिमांड मीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे और क्या चीजें होती हैं करंट अफेयर्स के अंदर। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसी पिछले डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए, तो क्या सिर्फ यही चीजें करंट अफेयर, क्या आईएएस के एग्जाम में से हमें यही सब पढ़ना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज का अगर आपको एग्जाम निकालना है, एक प्रीमियम सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना आईएएस आरएएस का, तो उसकी डिमांड इज मच मच मोर देन दैट। ये तो सुपरफिशियल चीजें हैं कि, है ना, कहाँ क्या हो रहा है, किस दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, कौन सी रिपोर्ट आ रही है, किसको क्या प्राइज मिला, है ना, ये सब चीजें तो बहुत सुपरफिशियल है। हमें जाना है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली आरएएस मेंस के अंदर, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है ना, स्पोर्ट्स भी है, लॉ भी है, मैनेजमेंट है, वो सब डायमेंशंस को भी हमें साथ लेके चलना है। और ये जो भी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें उसके पीछे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात कर रहे हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, एक वो इश्यू चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास गया है, तो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है लेटर ऑन डिस्कशंस में। तो वो क्या मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास क्यों गया है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके अभी भी हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस है हमारे। सो कॉन्स्टिट्यूशन के किस इंटरप्रिटेशन को लेके उसमें कौन सा आर्टिकल इन्वॉल्व है ना, राइट टू एक्सप्रेशन है आपका, है ना, राइट टू इक्वालिटी है, तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है ना, अंडरलाइन लिंक कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, है ना, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये सब हम लोग अंडरलाइन थीम्स देखेंगे, है ना, पॉलिटी के अंदर, बिजनेस के अंदर हम लोग जो एनसीईआरटी में हमारे कॉन्सेप्ट है जीडीपी के, वो कैसे रिलेट होते हैं जो करंट में चीजें हो रही हैं, है ना, जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो वो कैसे उनसे रिलेट हो रही है। तो हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे इस मॉड्यूल में, इंसेप्शन 360 में, और हम लोग देखेंगे कि जो घटनाक्रम हो रही है न्यूज़पेपर में, है ना, जो हम लोगों को पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे उसके बेसिक्स क्या हैं, है ना, बिना बेसिक्स के हम लोग आरएएस मेंस और हम लोग नहीं कर पाएंगे उसके क्वेश्चंस को। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स में जाएं, चीजों को लिंक करना सीखें, है ना, हिस्ट्री की चीज का
अभी प्रेजेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉलिटी वाली चीज का, है ना, उसका क्या लिंकेजेस है इकोनॉमी के साथ, इंडियन इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, है ना, पॉलिटिकल साइंस का क्या लिंकेजेस है ना, ऑयल की बढ़ती हुई प्राइसेस पे, इन्फ्लेशन पे, वो सब चीजों को हम लोग लिंकेजेस करना सीखेंगे। ठीक है, सो इट इज मच मोर देन, सो वी विल हैव ए कंप्लीट 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच टू द करंट अफेयर्स। सो वी विल गो टू द डेप्थ, है ना, जहां से चीजें शुरू होती हैं, फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे। और फंडामेंटल्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे स्टैटिक जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे है ना, इनमें जो फंडामेंटल्स हैं उनको, उन लोगों को हम लोग पहले देखेंगे, एंड देन वी विल सी कि अभी जो चीजें हो रही हैं वो कैसे रिलेटेड है, क्योंकि फंडामेंटल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं ना, फैक्ट्स चेंज हो सकते हैं ना, किसी कंट्री का प्रधानमंत्री चेंज हो सकता है, राष्ट्रपति चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है हमें पता होना चाहिए। अगर वो मोनार्किकल डेमोक्रेसी तो हमें पता होना चाहिए, अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमें पता होना चाहिए ना। तो यूएस भी डेमोक्रेसी है, यूके भी डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है, लेकिन तीनों में बहुत ज्यादा फर्क है ना। यूएस इज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आवर्स इज ए parliamentary democracy, we are a republic. UK is also democracy, but UK is not a republic, it's a monarchy. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए डेप्थ में ना, सिर्फ नंबर्स, सिर्फ फिगर्स याद करने से काम नहीं चलेगा इस एग्जाम में। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द बेसिक्स फर्स्ट अप्रोच। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी इवेंट आ रहा है ना, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर ही ले लीजिए आप, वो वॉर हो रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सडनली आज यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जाना पड़ेगा कोल्ड वॉर के टाइम में, और उससे भी पहले जाना पड़ेगा यार। यूएसएसआर की जो स्थापना होती है उसमें कहीं ना कहीं यूक्रेन उसका पार्ट था, जिसका डिसमेंबरमेंट होता है 1991 में। 89 में बर्लिन की वॉल का फॉल होता है, और 1991 में यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, कम्युनिस्ट ब्लॉकर्स के टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से कुछ कंट्रीज बनते हैं जैसे रशिया, यूक्रेन। ठीक है, तो ये चीजें बहुत पीछे जा रही हैं, तो उन चीजों को हम लोग समझेंगे। तो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थियरी है ना, कोल्ड वॉर से शुरू होती है ना, कम्युनिज्म कम्युनिस्ट ब्लॉक का पार्ट था, है ना, एक यूनाइटेड सोवियत यूनियन का पार्ट था। तो वो सब चीजें वहां उसके तह तक हम लोग जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि जो करंटली जो इश्यू हो रहा है ना, क्यों पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो है वो जेलेंस्की है ना, क्यों वो क्राइमिया क्राइमिया उन्होंने 2014 में एनेक्स कर लिया यूक्रेन से। तो वो सब चीजों तक जाएंगे, और फाइनली फिर हम लोग एंड में देखेंगे फैक्ट्स, है ना, किस कंट्री का कौन प्रेसिडेंट है, कहाँ पे वॉर हो रहा है, किस कंट्री की क्या कैपिटल है ना, यूक्रेन की कीव है तो रशिया की मॉस्को है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल से, देन वी विल गो टू द प्रेजेंट इशू, एंड देन वी विल आल्सो हैव सम फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी द स्कोप ऑफ करंट अफेयर्स इन द आरएस एग्जाम। अब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा कि करंट अफेयर्स हम सुपरफिशियल साइंस में नहीं पढ़ेंगे, वी विल गो टू द डेप्थ, बेसिक्स तक हम लोग जाएंगे करंट अफेयर्स, जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की। सो करंट अफेयर्स का क्या डिमांड है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, या कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं किसमें, मेंस के अंदर। तो प्री में थोड़े से अलग आते हैं, क्योंकि प्री इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इट्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, वो हम लोग देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि वहां पे करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़ना होगा, और हम लोग कैसे इस मॉड्यूल में हमने कैसे डिजाइन किया है कि आपके आरएएस मेंस के स्पेशली जिसके मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसके रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करता है। तो फर्स्ट वी विल लुक एट दी प्री प्रीलिम्स क्वेश्चंस, और इसमें मैंने जो लास्ट जो पेपर हुआ है 2021 में, उसको मैंने एज ए रेफरेंस फ्रेम यूज किया है, क्योंकि दैट इज द लेटेस्ट syllabus that we have, the latest paper that we have. So we will first have the look at the pre questions of RAS 2021. So next slide में अगर हम लोग देखें तो जो अगर हम लोग प्री का सिलेबस देखें, तो अगर आप सिलेबस उठा लीजिए, है ना, बिना सिलेबस के तो अपने को घर से बाहर निकलना ही नहीं है। सो आपके पास मैप होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस अगर आप मैप को अगर देखें, अपने मैप को अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखें, और सिर्फ एक सुपरफिशियल करंट अफेयर्स टर्म अगर आप यूज करते हैं, तो वो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको सिलेबस में, आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, और उसमें मिलेगा आपको मेजर जो करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 12 महीने 18 महीने में, है ना। आपका जब भी एग्जाम है उससे आप 1 साल पहले या 1.5 साल पहले तक के आप इवेंट्स कवर कीजिए। उस जो इवेंट्स हुए राजस्थान के लोकल लेवल पे, जो इवेंट्स हुए अपने राजस्थान में, है ना, राजस्थान का एग्जाम है, फिर नेशनल लेवल पे क्या इवेंट्स हुए, और ग्लोबल लेवल पे क्या इवेंट्स हुए। तो तीनों अपने को जो भी इवेंट्स हुए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में अपने को जानना है करंट अफेयर्स में। ये हमारा सिलेबस हमें बताता है। और हमारा सिलेबस हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमें पर्सन्स के बारे में जानना है ना, किस कंट्री का कौन पीएम है ना, कौन प्रेसिडेंट है ना, किसको क्या प्राइज मिला है ना, किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो उन पर्सन्स के बारे में जानना है, प्लेसेस के बारे में जानना है ना, किस जगह की कौन सी कैपिटल है ना, क्या हो रहा है वहां पे, इसके बारे में जानना है। और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया वर्ल्ड बैंक,
आईएमएफ के बारे में जानना है आपको, आरबीआई के बारे में जानना है, या जो भी न्यूज़पेपर में जो भी है ना, हम लोग देखेंगे कि ना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप एक न्यूज़पेपर उठाते हैं तो ऑब्वियसली आपके सामने ये सारे नाम आप देखेंगे अगर आप रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो इनके बारे में हमें जानना है ना, ये कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालते हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस निकालते हैं, है ना, ये क्या कह रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, ग्रोथ रेट कितनी है उसके बारे में हमें जानना है, इन्फ्लेशन कितना है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर का सिलेबस और क्या कहता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। सो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में, 2020 में होने थे लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से, तो उसमें किसको क्या मेडल मिले, स्पेशली इंडियन एथलीट्स को क्या मेडल मिले, उसके बारे में हमें जानना है। अभी प्रेजेंटली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, आई थिंक 1 मई के अराउंड, तो उसमें कौन विनर रहेगा उसके बारे में हमें जानना है। तो ये चीजें हैं करंट अफेयर, एकदम सुपरफिशियल आप जिसको कह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सिलेबस सेज, बट दिस इज नॉट इनफ, हम लोग देखेंगे, है ना, सिर्फ ये जानने से प्री का एग्जाम और डेफिनेटली आरएस एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें हमारे सामने, जैसा आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ये 2021 का प्रीलिम्स का पेपर है ना, दिस इज 2021 का प्रीलिम्स का पेपर, जो लेटेस्ट हमारे पास जो पेपर अभी आरपीएससी की वेबसाइट पे है, वो पेपर मैंने लिया है ना, अथॉरिटेटिव एक टेक्स्ट लिया है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में जो सिलेबस में दिया हुआ, और उसके बियॉन्ड आपको क्यों कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को जानना जरूरी है, वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दी नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप देखें तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, करंट अफेयर में प्लेसेस, पर्संस, इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। तो अगर आप लोग देखें तो एक बहुत सिंपल सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि, है ना, ये जैसे 2021 की बात हो रही है, इसके अंदर इंडिया ने उस टाइम एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो गया है ना, किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बैकग्राउंड में नहीं जाना है। ठीक है, मेमोरेंडम साइन किया है, डिजास्टर रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया, इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया। ऐसे ही मैं अभी आपको टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहा था, तो उसके बाद पैरालंपिक्स होते हैं। तो पैरालंपिक्स में जब खत्म हो गए पैरालंपिक्स, तो उसमें इंडिया की तरफ से कौन फ्लैग बैरर था ना, आगे कौन फ्लैग लेके चल रहा था। या अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल जो एनी अवार्ड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं, वो किसको मिला ये अवार्ड, किस इंडियन को मिला। या जो आपको यूरो 2020 जो मैच है उसमें इटली ने, है ना, किस कंट्री को हराया था फाइनल के अंदर। तो मैंने अभी आपसे बात कहा ना कि ये हो गए टिपिकल जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं कि भाई भाई बच्चों बताओ, आप जैसे स्कूल में हम लोग क्विज खेलते थे कि ना, इस ये फलाना फलाना मैच हुआ, कौन सा जो मैन ऑफ द मैच कौन था, या किस 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 कंट्री को, है ना, फर्स्ट स्पॉट मिला। तो कुछ वैसे क्वेश्चन है, इसमें को आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है ना, ये आप जैसे हम लोग कवर करेंगे, है ना, करंट अफेयर्स में। तो ये चीजें दे डू नॉट कॉल फॉर मच ऑफ। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगभग 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, इस वाले पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो होता है आर एस प्री के अंदर, आर एस प्री में बेसिकली 200 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 150, है ना, तो 200 नंबर का तो पेपर है, 150 उसमें क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए, 1.33। ऐसे करंट अफेयर, टिपिकल जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस है ना, कि कौन ना, हु, व्हेन, हाउ, व्हाट, इस तरह वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो टिपिकल जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के 20 क्वेश्चंस हैं। तो फिर एक तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 इंटू 1.33, तो ये आपको टोटल मार्क्स बता देगा आपके कितने, है ना, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, मार्क्स बनते हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इसमें भी कुछ वैसा ही है ना, ये जो बुक है मैराथन वॉर, मतलब उस टाइम 2020 की बात है, 21 की बात है, उस टाइम बहुत सारी बुक रिलीज होती है ना, बहुत सारे ऑथर्स आते हैं। तो इस पर्टिकुलर बुक के कौन ऑथर है, तो इसमें भी आपको कोई फंडामेंटल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसके ऑथर कौन है वही रहेंगे, इसमें कोई फंडामेंटल वाली ऐसी कोई चीज नहीं, एकदम टिपिकल जो करंट अफेयर होता है ना, वो है ये। नेक्स्ट स्लाइड अगर आपको हम लोग दिखाएं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो ये जो किताब है ना, इसमें इस किताब जो भंवर सिंह सामोर है, इनको ये अवार्ड मिला था इस वाली किताब के लिए, है ना, अकादमी अवार्ड मिला था। सो इनको मिला है अवार्ड, इसमें आपको या तो मालूम है या नहीं मालूम है, इसमें आप गेस भी नहीं कर सकते हैं, है ना, कोई एलिमिनेशन ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसे ही राजस्थान जन आधार अथॉरिटी जो ऑर्डिनेंस है, वो कब इश्यू हुआ है, कब इफेक्ट में आया है ना, टिपिकल, या तो आपको डेट मालूम है या नहीं मालूम है, इसमें कोई ज्यादा ऐसा सोचने वाली चीज नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन है, बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं 131 से शुरू हुआ था, 138 आ गया, और अब 150 तक जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे आप, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे। हाँ, नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था कॉलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, तो ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हमारे जो प्लेयर हैं, है ना, ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट के साथ इनका एसोसिएशन है। ऐसे ही जो टाइम की जो लिस्ट निकलती है, टाइम जो इंटरनेशनल मैगजीन है उसकी लिस्ट निकलती है, तो उसमें जो दुनिया के 100 जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है उसमें किन किन भारतीयों को स्थान मिला, तो या तो ये आपको मालूम है या आपको नहीं मालूम है, तो इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो ये हो गया आपके टिपिकल जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ऐसे ही नजीब मिकाती है, वो क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के या इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, किस कंट्री के वो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। तो ये तो आपको या तो मालूम है या नहीं मालूम है, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके टिपिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे, ये आपकी हंगर रिपोर्ट हो गई, है ना। ये कौन रिलीज करता है, कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इसको रिलीज करता है, तो इसमें ये आपको जस्ट बाय हार्ट करना है। तो ये चीज तो हम लोग कवर करेंगे और इसके बियॉन्ड हम लोग जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो 100 जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये आप कह सकते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो हमारे पहले जो प्रेसिडेंट थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट, महामहिम जो राष्ट्रपति हैं, पहले इनसे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, तो उन्होंने किस संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें किस वाले को इन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी इस पर्टिकुलर तारीख को। या तो ये आपको मालूम है ना, अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या आप, है ना, जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर, है ना, न्यूज चैनल देखते हैं तो आपको मालूम रहेगा। तो इसमें या तो आपको आता है या नहीं आता, तो ये आगे वो टिपिकल करंट करंट अफेयर्स हो गए। इसमें आपको कोई बेसिक्स जैसी चीज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, लेकिन अगर आप, है ना, जैसे इंसेप्शन 360 जैसा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हम लोग जाएंगे चीजों की तह तक, उसके बेसिक्स तक, उसके फंडामेंटल्स तक। तो जब हम लोग पॉलिटी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कल हम जो करंट अफेयर्स का जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स को भी उठाएंगे। तो अब ये मान लीजिए पॉलिटी का टॉपिक है, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये ठीक है। तो इस वाले को इन्होंने इसको अपनी, है ना, स्वीकृति प्रदान की। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं मेरी तरह रेगुलर, तो आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। उस दिन हम लोग रिपब्लिक बनते हैं, उससे पहले हम रिपब्लिक नहीं थे, हम लोग क्या थे, डोमिनियन थे। उस दिन से हमारा संविधान लागू होता है, वी बिकम अ रिपब्लिक। तो आज तक हमारे जो टोटल जो संविधान में संशोधन है वो कितने हो चुके हैं आज की तारीख तक, 105 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका है। तो डेफिनेटली अगर 105 बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि, है ना, किस वाले को इन्होंने स्वीकृति दी है, तो मुझे इतना तो मालूम है कि 105 बार अमेंडमेंट हुआ है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ये नहीं हो सकता है, तो ये अपने आप ही बचेगा, है ना, ठीक है। तो ये एक एलिमिनेशन से आप लोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका कॉमन सेंस, है ना। आप जब बेसिक फर्स्ट अप्रोच के साथ चलते हैं और चीजों को आप समझते हैं, सिर्फ रटते नहीं है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया टिपिकल करंट अफेयर। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट अफेयर के साथ साथ कॉन्सेप्ट कहाँ इन्वॉल्व है। सो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिटीजन चार्टर, है ना, सिटीजन चार्टर का पार्ट नहीं है। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे सरकारी कार्यालय में, तो वहां पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, है ना, और कितने दिन में आपको वो मिलेंगी, और अगर आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं, आपको सर्विस नहीं मिली, तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक तरह से वो क्या होता है, सिटीजन चार्टर होता है। तो वो भी अब गवर्नमेंट बॉडीज में हम लोग लगाने लग गए हैं। आप मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में आप लोग नेक्स्ट टाइम देखिएगा जब आप जाए, वहां पे सिटीजन चार्टर लगा होगा प्रोमिनेंटली, एक, है ना, फ्रंट ऑफिस में डिस्प्ले हो रहा होगा। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो सिटीजन चार्टर का नहीं है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा डेप्थ तक जाते हैं चीजों की, तो ये सिटीजन चार्टर आए दिन किसी न किसी आर्टिकल में आता रहता है ये टर्म, ठीक है। तो आपको मालूम रहेगा कि इसमें से कौन सा इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की बात करें, तो रिसेंटली अगर देखा हो तो जो ग्राम सेवक थे उनका नाम बदल के सरकार ने, है ना, वीडियो कर दिया है, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया है। तो ये किस वाले सेक्शन में चेंज किया है, तो ये दिस इज ए करंट अफेयर क्वेश्चन। आप कह सकते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन, और बिल्कुल पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये रिसेंट चेंजेस हैं ना, 2021 का पेपर है। तो इसमें जो चेंजेस हुए थे, है ना, किस पर्टिकुलर सेक्शन में हुए, किस पर्टिकुलर आर्टिकल में हुए। तो पंचायती राज जो अपना एक्ट है ना, इंडिया में पंचायती राज जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्टेटस मिल गया 73rd अमेंडमेंट के थ्रू। तो राजस्थान ने भी उसको इंप्लीमेंट किया है। तो उसमें किस पर्टिकुलर सेक्शन में चेंजेस किए हैं, है ना, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस वाज ए करंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आप
करंट अफेयर्स सिर्फ सुपरफिशियली नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनकी बेसिक्स फर्स्ट अप्रोच रखते हुए उसके तह तक जाते हैं, उसके फंडामेंटल्स तक जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग हमारे करंट अफेयर में कवर करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें सिर्फ आपको डेट पता होने से या नाम पता होने से काम चलेगा ना, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना पड़ेगा। तो आप एलिमिनेशन से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 50 साल हो गए हैं। अगर आपने रिसेंटली आर्टिकल देखा हो, 1-2 दिन से इस हफ्ते आर्टिकल आए हैं जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को 50 साल हो गए हैं, और उसी डॉक्ट्रिन का एक पार्ट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो एक सरकार एक संविधान में संशोधन लेके आई थी, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको है ना, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि चीजें आती रहती है न्यूज़पेपर में, लेकिन ये इतना ऐसा नहीं कि फैक्ट बेस्ड है ना, इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो दैट वाज 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये रोजाना न्यूज़पेपर में आता है, आई थिंक अभी भी आ रहा है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लेकर डिस्कशन हो रहा है ना, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो ये बार बार ये पॉइंट उठता है कि एनजेईसी वाला। ऐसे ही आपका है ना, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती है, चिरंजीवी स्कीम हो गई। तो ये सब चीजें करंट अफेयर हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो पूरा एक होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच हम लोग लेके चलेंगे हमारे करंट अफेयर इंसेप्शन 360 के अंदर। तो ये बेसिक क्वेश्चन है प्री के, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है ना, सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है 2005, उसमें उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो आपको ये सारे लगेंगे कि सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ऐसे सरकार की जो उड़ान स्कीम है विमेन के लिए, है ना, उसमें क्या है, तो ये सिर्फ करंट अफेयर तो ये है, लेकिन आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग हमारे प्रोग्राम में करेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू पास होगा ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, ऐसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है ना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें भी जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है जूनोटिक डिजीज। अब ये क्वेश्चन क्यों आया है इसके अंदर 2021 के अंदर, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा ना। जब हम लोग चीजें करंट अफेयर पढ़ेंगे, है ना, इंसेप्शन 360 में, तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोरोना फैला हुआ था 2020 के अंदर, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक था, है ना। अगर हमने ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो उस टाइम हॉस्पिटल्स में लोगों को आई इन्फेक्शन हो गया था, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। वो किसके कारण हुआ था, म्यूकोरमाइकोसिस के कारण हुआ था। इस वजह से कोरोना का डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके या कोविड का फुल फॉर्म पूछने की बजाय आपसे क्या पूछ लिया उन्होंने, इनडायरेक्टली म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पूछ लिया। रेबीज जो है, आप लोग जानते हैं रेबीज कैसे होता है ना, कुत्ते आपको काट लेते हैं। प्लेग कैसे होता है, सार्स कैसे होता है। तो डेफिनेटली, है ना, ये आपके थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ फैक्ट पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको उसकी थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। जूनोटिक डिजीजेस क्या होते हैं, वो डिजीजेस जो ह्यूमन से एनिमल या एनिमल से ह्यूमन में फैल सकते हैं, दोज आर कॉल्ड जूनोटिक डिजीजेस। सो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच जरूरी है। सो कोरोना के बारे में सबने पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जूनोटिक डिजीजेस को लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे हमारे मॉड्यूल के अंदर। ये हमने देखा प्री। सो प्री में हमने स्टार्ट किया, सिलेबस में दिया हुआ था करंट अफेयर, प्लेसेस, पर्सन, इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना। जो क्वेश्चंस को हम साइंस एंड टेक कहते हो, कोरोना वाले क्वेश्चंस, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आरटीए के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं वीडियो वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस अब हम आ रहे हैं मेंस के अंदर। तो मेंस में चूंकि इट्स ए रिटन पेपर, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो इसमें ऐसे कोई नहीं पूछेगा ना आपसे कि भाई टिक कर दो ऑप्शन, इसमें आपको लिखना है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे देयर इज है ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ करंट अफेयर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए, है ना, पर्टिकुलर बताइए इन 4 लोगों को अवार्ड मिला, तो इन 4 लोगों के क्या नाम है, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप सिलेबस उठाएंगे और आप उसमें सर्च करेंगे कंट्रोल F करके, तो करंट अफेयर जो टर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा मेंस के सिलेबस में। अगर कोई आपसे ढूंढने के लिए कहता है, तो अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे करंट अफेयर जो टर्म की अगर बात करें स्पेसिफिक, वो आपको मिलेगी पेपर 3 में यूनिट 1 के अंदर। पेपर 3 यूनिट 1 के अंदर जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। उसमें आपसे पूछेगा करंट इवेंट्स, पर्संस, प्लेसेस, वही राजस्थान में लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, और रिसेंट एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये क्वेश्चन तो आ ही रही है मेंस के अंदर, हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं।
और मेंस में काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एक 360 डिग्री अप्रोच लेके चलते हैं और बेसिक्स से शुरू करते हैं और फिर आप जो करंट इश्यू को समझते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं, तब आप ये क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसके बियॉन्ड भी जाते हैं। तो करंट अफेयर जो एक टर्म है, अगर आप मेंस के सिलेबस में ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेगी पेपर 3 यूनिट 1 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, चारों पेपर्स में करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इवन पेपर 4 में भी आते हैं अगर मैं आपसे बात करूं, और हम लोग देखेंगे कि कैसे पेपर 4 में करंट अफेयर जो इंसेप्शन 360 है वो आपकी हेल्प करेगा पेपर 4 को टैकल करने में भी। जैसा मैंने आपको अभी डिस्कशन किया ना, करंट अफेयर का मेंशन सिर्फ पेपर 3 के अंदर है, यूनिट 1 के अंदर है ना, करंट अफेयर्स का। लेकिन ये कहना कि करंट अफेयर सिर्फ पेपर 3 में आएगा, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। हमें अगर चारों पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो चारों में ही करंट अफेयर का कुछ ना कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व है। कैसे, ये अब आप देखते हैं। पेपर 1 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 800 नंबर का मेंस का पेपर होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू का पेपर होता है। ये 200 नंबर के 4 पेपर हो गए, ठीक है। तो ये अगर आप पेपर 1 उठाएंगे और अगर उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो हम अभी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, है ना, स्टैटिक भी आते हैं, लेकिन करंट क्वेश्चंस भी आते हैं। इकोनॉमी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप आज की इकोनॉमी पढ़ोगे, आप 1950 के 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा ना पढ़ोगे। आप आज देखोगे कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या रिलेशन है ना, नीति आयोग क्या करता है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पेपर 1 में भी आते हैं, कहाँ देखने को आपको मिलेंगे, वो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मैनेजमेंट वाले पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। मैनेज स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पेपर 2 में आपको कहाँ मिलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, अगर हम बात करें तो वो आपको मिलेंगे साइंस एंड टेक में। जब आप साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजी के स्फीयर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होती है, चैट जीपीटी की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। तो ये सब क्वेश्चंस जो आते हैं वो कहाँ आएंगे, करंट अफेयर में आएंगे। हाँ ठीक है, साइंस एंड टेक में आएंगे, मैंने माना, लेकिन है तो करंट अफेयर का ही पार्ट। तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो पेपर 2 में भी आएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 3 में तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लियरली मेंशन्ड है करंट अफेयर, पर्संस, प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, स्पोर्ट्स के बारे में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, क्वाड जैसी जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं ना, जिसका इंडिया भी मेंबर है, या अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो रहा है, या G20 का मीटिंग हो रहा है इंडिया में पिछले दिसंबर से, क्योंकि एक साल के लिए इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, हमारे पास है। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के अंदर भी। ऐसे ही अगर आप यूनिट 2 की बात करें तो इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कुछ एक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है ना, स्टैटिक तो है ही लेकिन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड भी हैं। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के और लॉ के जो हम लोग देखेंगे जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। अब कोई बोलेगा सर आपने तो कहा पेपर 4 में भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस है, तो मैंने कहा बिल्कुल है, जनरल इंग्लिश की बात हो रही है तो मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। इसमें जो ऐसे आपको लिखने के लिए आया 10 नंबर का, उसमें जो टॉपिक्स आए हैं, अगर आप इंसेप्शन 360 फॉलो करेंगे और बेसिक से शुरू करेंगे और उसका इंटरनेट लिंकेजेस देखेंगे, उसको देखेंगे कि वो कैसे आपके सिलेबस से लिंक होता है और उसमें कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, तो आप इंग्लिश में जो 10 नंबर का जो ऐसे पूछा गया है उसमें जो टॉपिक्स दिए गए आपको ऑप्शंस के फॉर्म में, आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री एक होलिस्टिक ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस आपके प्री में तो है और मेंस के चारों पेपर में है। और मैं अभी आपको डेटा के साथ एविडेंस के साथ दिखा देता हूँ साइंटिफिक अप्रोच लेते हुए। पहले बात करते हैं पेपर 1 की। जी, तो पेपर 1 की मैं बात कर रहा था, तो पेपर 1 में जो यूनिट 2 है वो है इकोनॉमिक्स। पेपर 1 में जो यूनिट 2 है दैट इज इकोनॉमिक्स। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए जो करंट से हैं, है ना, जिसको आप करंट अफेयर का पार्ट बना के आप इजीली कवर कर सकते थे और अच्छे से उसको आंसर कर सकते थे। अगर आप वैसे नहीं पढ़ भी पाए किसी कारण से अपनी बुक्स या अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप सिर्फ इंसेप्शन 360 देख रहे हैं, टाइम टू टाइम हर सैटरडे संडे को आप कवर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। कैसे, बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब अगर ये क्वेश्चन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, और हम लोग देखेंगे जब इस तरह के आर्टिकल आएंगे किसी भी चीज पर आएगा ना, कोई इंडेक्स निकलेगा, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होगी, एसडीजीज की बात होगी, तो मैं वो आर्टिकल डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ वहीं नहीं रुकूंगा, पहले मैं उसके बेसिक्स पे जाऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। फिर डेवलपमेंट तो है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। और करंट में उसको मेजर करने के लिए क्या क्या इंडेक्सेस हैं और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं,
है ना, जब हम लोग 17 एसडीजीज की बात करते हैं तो ये क्या चीज है, तो ये सब चीजें करंट का पार्ट है। जब जब आप इतना होलिस्टिक पिक्चर लेंगे तो आप बेटर हैंडल कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, है ना। आप उसको कौन इसको रिलीज करता है एसडीजीज को, है ना, ठीक है, और कितने इसमें सब फर्दर बाइफर्केशन के 169 टारगेट्स हैं इसके अंदर, 17 गोल्स के अंदर। तो ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं हमारे साथ तो इसको डेफिनेटली आप कवर कर पाएंगे। ऐसे ही रिसेंटली सरकार ने स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग हैं, उनकी डेफिनेशन में संशोधन किया था। तो वो करंट अफेयर का पार्ट हो गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ऐसे ही, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कोरोना टाइम में, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नाम का इनिशिएटिव लेके आई। 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज था आत्मनिर्भर भारत, ये रोजाना न्यूज में था। अगर आप उस टाइम तैयारी कर रहे होते तो आपको पता होता इसके बारे में। और अभी भी ये कई बार आप देखते हैं न्यूज आर्टिकल में आता आत्मनिर्भर भारत क्या है। तो अगर आप हमारे साथ फॉलो करेंगे हर सैटरडे संडे को न्यूज प्रॉपरली थरोली 360 डिग्री अप्रोच के साथ, बेसिक्स के साथ, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ऑल्दो ये कहने को करंट अफेयर में नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। तो हमारा जो अप्रोच है उसमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल कवर होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे मैनेजमेंट वाला अगर हम लोग देखें एस्पेक्ट, तो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2021 में। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है? एक बहुत फेमस स्कीम है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया तो है वल्नरेबल सेक्शन के लिए, SC STs और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। स्टार्टअप इंडिया सभी के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती है न्यूज़पेपर में, और हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सब चीजें कवर करेंगे। ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से इंडिया में, इस सिलेबस में लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस, आपके सिलेबस में है। अगर आपको नहीं भी मालूम होता और अगर आप सिर्फ करंट अफेयर फॉलो करते हैं हमारे साथ, तो आपको अपने आप ही मालूम चल जाएगा आप कहां कहां पैसा लगा सकते हैं शेयर्स में। या तो NSE में लगा सकते हैं या फिर BSE में लगा सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी, ये सब चीजें आपकी करंट अफेयर्स में कवर होती हैं पूरे फंडामेंटल्स के साथ। ऐसे ही मैंने कहा ना जनरल साइंस एंड टेक, तो लोग कहेंगे कि ये कैसे करंट अफेयर का पार्ट है। मैंने आपको क्वेश्चन रखा आपके सामने, OTT क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। नेटफ्लिक्स आप लोग देखते हैं, Amazon प्राइम देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, है ना, सोनी लिव देखते हैं, सोनी लाइव देखते हैं। तो उस उन्हीं सब प्लेटफॉर्म्स को क्या कहते हैं? OTT कहते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ढंग से, तो कहीं ना कहीं आपके ये वाले क्वेश्चन भी टैकल हो जाते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी ना, हर किसी को मालूम है क्रिप्टो करेंसी, किसी NCERT में भी नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये करंट में है ना, बिटकॉइन की बात होती है ना, और बहुत सारे डोगे कॉइन है और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। RBI इसको रेगुलेट करने की बात कर रहा है। RBI ने अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाला है इसी को टैकल करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी की थ्रेट को। तो क्रिप्टो करेंसीज आपके करंट अफेयर का पार्ट है। ऐसे ही आपके जो 5G नेटवर्क है ना, 5G नेटवर्क साइंस एंड टेक का पार्ट है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं करंट अफेयर में ये चीजें कवर होती हैं, क्योंकि ये रोजाना आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आती हैं। तो इसलिए ये भी चीजें आपकी करंट अफेयर में कवर हो जाएंगी और आप इस तरह के क्वेश्चंस को बेटर टैकल कर पाएंगे। ऐसे ही PCR टेस्ट की बात होती है, RT-PCR। जब कोरोना एकदम पीक पर था तो उस टाइम जो टेस्ट हम लोग कराते थे उसको कहते थे RT-PCR टेस्ट, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें CT वैल्यू होती थी। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे हमारे करंट अफेयर में। तो ऐसे हम लोग और देखते हैं। अब आ जाइए आप, है ना, जो मैंने आपको इसमें, तो चलिए पेपर 3 में यूनिट 1 में क्लियर लिखा हुआ करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर जहां लिखा हुआ उसके अलावा भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटी पे ध्यान से देखें तो पॉलिटी में कौन से क्वेश्चन आए? पॉलिटी और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में अब्राहम अकॉर्ड ना, ये अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में साइन हुआ था? इजराइल के बीच में साइन हुआ था, US के बीच में, UAE के बीच में। तो ये जो तीनों कंट्रीज हैं, दिस इज ए जूइश कंट्री इजराइल, US इज ए क्रिश्चियन कंट्री एंड UAE इज ए मुस्लिम कंट्री। तो जो तीनों रिलीजन है ये कहीं ना कहीं अब्राहमिक रिलीजन्स हैं ना, सेम इनके प्रॉफिट है, पैगंबर है, वहां से ये लोग निकलते हैं। तो इन तीनों में जो संधि हुई थी उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? अब्राहम अकॉर्ड, क्योंकि ये तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ऐसे जो थर्ड सिस्टम है, जो US का थर्ड सिस्टम है, साउथ कोरिया में, है ना, चाइना के अगेंस्ट या नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लगा रखा है थर्ड सिस्टम। वो हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये करंट अफेयर में है। ऐसे ही अगर थर्ड आया इस बार, तो नेक्स्ट टाइम क्या आ सकता है? नेक्स्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग गेस कर सकते हैं। अगर आपको मालूम हो, इंडिया ने भी एक ऐसा सिस्टम लिया है चाइना को जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? S-400। तो अगर इस बार थर्ड आया था तो नेक्स्ट टाइम S-400 आ सकता है। S-400 क्या है? हमने रशिया से खरीदा है। ये सब चीजें हम लोग करंट अफेयर में होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं तो सब चीजें कवर होती हैं।
G20 बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, इंडिया इसका मेजबान है, इसको होस्ट कर रहा है G20 को, तो डेफिनेटली आप देख लेना G20 से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, प्री में आएंगे, मेंस में आएंगे। आप डेफिनेटली आप देखना G20 की शुरुआत कहां से होती है, अपने उदयपुर से होती है ना। पहला जिसमें सबमिट हुआ था राजस्थान से हुआ था, अब ये पूरे इंडिया में हो रहा है ना, अलग अलग सिटीज में। ऐसे हम लोग बात करें कि पॉलिटी में क्या रिलेवेंस है सर करंट अफेयर का, बिल्कुल रिलेवेंस है। आप ये क्वेश्चन देख लो, स्टेटमेंट ही कह रहा है ना, जो हमारे 48 सीजीआई थे, 48 सीजीआई ना, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ना, जुडिशियल रिव्यू है ना एज जुडिशियल ओवररीच। तो ये करंट में ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप तभी टैकल कर पाते जब आप एक होलिस्टिक 360 अप्रोच लेके चलते पॉलिटी के गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर, देन ओनली वुड हैव नोन कि भाई जस्टिस रमन्ना ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कहा है और उनका क्या मीनिंग है जुडिशियल ओवररीच से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसी में कंटिन्यू करते, अगर आप देखें तो देयर वाज एन इनिशिएटिव है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव था, जिसका इंडिया भी पार्ट है, फ्रांस भी उसका पार्ट है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, सूर्य पुत्र जो कंट्रीज हैं ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं सोलर रिन्यूएबल पावर की बात हो रही है, तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन आया। ऐसे ही पहले प्लानिंग कमीशन था, 12th फाइव-ईयर प्लान वाज द लास्ट फाइव-ईयर प्लान, वो खत्म हो गया, इसको किसने रिप्लेस किया, नीति आयोग ने रिप्लेस किया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उसका रेलेवेंस है, ये आपको किताबों में मिले ना मिले, किसी स्टैटिक बुक में, एनसीईआरटी में या राजस्थान बोर्ड की किताब में, लेकिन अगर आप इंसेप्शन 360 फॉलो करते हैं तो उसमें हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते, आपको बताते कि 5-ईयर प्लान हमने यूएसएसआर से लिए हैं, पहला 5-ईयर प्लान कब आया है ना, और आज तक कितने 5-ईयर प्लान हुए हैं। ठीक है, और 5-ईयर प्लान कब, लास्ट 5-ईयर प्लान जैसे कब था, 2012 से 2017 तक था, उसके बाद क्या बना, नीति आयोग बना। नीति आयोग कैसे अलग है प्लानिंग कमीशन से, एक वो थिंक टैंक है, इसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी कवर होंगी अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे साथ लेके चलते हैं। ऐसे ही क्वाड की मैंने बात की, दिस इज ए काइंड ऑफ ए इनफॉर्मल अलायंस है, जिसमें 4 कंट्रीज है, क्वाड मतलब 4, तो उसमें एक तो इंडिया हो गया, जिसको चाइना से खतरा है वो सब इसके पार्ट है, मेजर इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड यूएसए। ठीक है, यूएसए इज हेगेमन, तो वो तो रहता ही हर जगह। तो ये क्वाड हमने बनाया, तो करंट अफेयर में था इसलिए हमने कवर किया। अगर हम क्वाड कवर करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मालाबार एक्सरसाइज क्या होती है, ये आपको इसके बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ओबीए ओआर क्या होता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या होता है। तो ये सब हम चीजें जब कवर करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वाड ना आके ओबीओआर आ जाए, है ना, नेक्स्ट टाइम G20 आ जाए, नेक्स्ट टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, नेक्स्ट टाइम ब्रिक्स आ जाए। तो ये सब चीजें आप तभी कवर कर पाएंगे जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे इंसेप्शन 360 के साथ। हफ्ते में 2 दिन आपको पढ़ना है, दैट विल कंप्लीटली इंक्लूड ऑल योर फंडामेंटल्स एंड फैक्ट्स। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्वेश्चन आए कि लेटरल एंट्री का क्या रेलेवेंस है ना, एनालाइज करिए आप लेटरल एंट्री जो बात होती है ना, जैसे आप और मैं एग्जाम दे रहे हैं आरएएस का, तो हर व्यक्ति आरएएस का एग्जाम नहीं देता है या आईएएस का एग्जाम नहीं देता है, फिर भी वो एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, साइड से एंट्री होगी, लेटरल एंट्री कहते हैं उसको। ये बहुत न्यूज में थी ना, यूनियन गवर्नमेंट के लेवल में बहुत सीनियर पोस्ट पे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भर्ती हुई है लेटरल एंट्री के थ्रू, बिना एग्जाम दिए हुए, हमारी और आपकी तरह डायरेक्टली हायर पोजीशन पे, उसको कहते हैं लेटरल एंट्री। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंसेप्शन 360 पढ़ेंगे। ये सारे इश्यूज बेसिक से शुरू होंगे, उसके प्रॉस देखेंगे, उसके कॉन्स देखेंगे, और एक वे फॉरवर्ड देखेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि इन्फॉर्म्ड ओपिनियन क्या होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, डेफिनेटली गवर्नमेंट का पॉलिसी है, और इसका आपके हित से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको बायस नहीं होना है। अगर गवर्नमेंट ने सोचा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच के इस इनिशिएटिव को लेके आए हैं, तो हमें इन्फॉर्म और एक बायस्ड अनबायस्ड व्यू बनाना है, विदाउट एनी बायसेस, एक बैलेंस व्यू बनाना है। सो कहते हैं ना, एक रीजन सिविल सर्वेंट बनना है, हमें इन्फॉर्म सिविल सर्वेंट बनना है। तो ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे प्रोग्राम 360 के अंदर, हमारा जो इंसेप्शन 360 है। ऐसे ही अगर आप और फर्दर देखें तो है ना, हमारी जो पैरालंपिक्स प्लेयर्स हैं ना, किस किस को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। अब अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पहले किसी और नाम से जाना जाता था 2021 तक, क्योंकि 2021 का पेपर है ये, और 2021 में इससे पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, है ना। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्योंकि 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद इसका अवार्ड का नाम पड़ा है, दैट्स व्हाई इसका रिलेवेंस है। ऐसे ही
आपको पता चलेगा जब आप हमारे साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना, रोजाना जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं गवर्नेंस के, तो आपको पता चलेगा राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, तो वो सब चीजें वहां कवर होंगी। ऐसे ही महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट है ऑफिस में, वर्क प्लेस में, वो ना हो, उसके बारे में आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, वो भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आते हैं, इसलिए ये एग्जाम में आए। इससे पहले हमारे पास क्या था, देयर वाज समथिंग कॉल्ड विशाखा गाइडलाइंस। तो अगर हम आपको ये पढ़ाएंगे पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो उससे पहले हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बेसिक्स में विशाखा गाइडलाइंस 1997 की, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो पॉश जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया, दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन जब ये एक्ट नहीं बना था उससे पहले क्या थी, विशाखा गाइडलाइंस थी। गाइडलाइंस किसने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तो वो देश का कानून है, तो पहले इस एक्ट के आने से पहले 2013 से पहले देर वर विशाखा गाइडलाइंस। और विशाखा गाइडलाइंस क्यों आई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंसेप्शन 360 के अंदर। तो एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए हम लोग चीजों को चलेंगे और हम चीजें कवर करेंगे। लास्ट स्लाइड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, किसी ने कहा कि सर पेपर 4 में आप कैसे करंट अफेयर का रेलेवेंस हमें समझाओगे। बिल्कुल समझाएंगे आपको। अगर आप इंसेप्शन 360 फॉलो कर रहे हैं और आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आप चीजों को स्टैटिक पार्ट से लिंक कर रहे हैं और इंटरलिंकेजेस कर रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे रिलेटेड है आपकी पॉलिटी से, पॉलिटी कैसे रिलेटेड है आपकी जियो पॉलिटिक्स से, है ना, तो आप जानेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे वो चीजें साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। जब आपकी एक होलिस्टिक रीजन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनेगा, एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनेगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, है ना, कोरोना के टाइम में ये बहुत कॉमन हुआ था, इसी से रिलेटेड एक इनिशिएटिव। एक और अगर आपको बताएं, अगर आपको याद हो, मून लाइटिंग एक टर्म यूज होती थी, मून लाइटिंग, तो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड एक इशू है मून लाइटिंग का। तो आप मून लाइटिंग के बारे में तभी लिख पाएंगे जब आप इंसेप्शन 360 से जुड़ेंगे, और जब तक आप मून लाइटिंग नहीं लिख पाएंगे तो आप वर्क फ्रॉम होम में लिखेंगे क्या, सिर्फ घर से काम करना ही तो ना वर्क फ्रॉम होम होता है ना। अगर आप घर पे लैपटॉप लेके बैठे हैं तो क्या क्या इश्यूज हैं, वर्क लाइफ बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, कैसी चीजें संभव हो पाई हैं, है ना, कंपनीज को इससे क्या फायदा हुआ है, एम्प्लॉइज को क्या फायदा हुआ है, कहाँ पे इसके नेगेटिव्स हैं, और ये मून लाइटिंग क्या है, ये सब चीजें आप तभी लिख पाएंगे जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी की बात होती है, तो जब आप चीजें होलिस्टिकली देखेंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, है ना, आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की अभी जो केसेस चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, एंटी सिडिशन लॉ की बात हो रही है, हेट स्पीच की बात हो रही है, तो ये चीजें आप तभी लिख पाएंगे। इन पे 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आपका करंट अफेयर वाला पार्ट भी स्ट्रांग होगा। ऐसे इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग, अगर आप इसकी बात करें तो आजकल लोग ड्रोन से भी फर्टिलाइजर स्प्रेड कर रहे हैं, है ना, विदाउट एनी ह्यूमन कॉन्टेक्ट। ड्रोन की हेल्प से ही लोग क्या कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग प्रिसीशन इरिगेशन का यूज कर रहे हैं जिसमें मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर है। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगे, टेक्नोलॉजी के कारण, है ना, जेनेटिकली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड बेहतर किस्में लेके आ रहे हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट है, जो क्लाइमेट के चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट को बेटर विदस्टैंड कर पाएंगी। तो आप इस पे तभी 10 नंबर आपको, 9 नंबर मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे जब आपका करंट अफेयर भी इक्वली स्ट्रांग होगा। और वो कैसे होगा, जब आप इंसेप्शन 360 डिग्री को रोजाना, हर दिन, हर हर हफ्ते, सैटरडे संडेज को आप उसको फॉलो करते हैं, तब आपको वो स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का क्या इफेक्ट पड़ता है प्री में भी और मेंस में भी, किस पेपर में उसका क्या रेलेवेंस है। प्री में हमने देख लिया, ऐसे हमने चारों पेपर में देखा मेंस के, कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर स्ट्रांग होना, जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छे रैंक के साथ आरएएस के एग्जाम में सेलेक्ट होना है। उसके अब वो चीज हम लोग कैसे अचीव करेंगे, है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप हमारे साथ सैटरडे और संडे को 7 बजे जुड़ते हैं हर हफ्ते वीकेंड्स पे, तो आपकी ये सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा और हमारी टीम आपकी ये फुल्ली कवर कर देगी और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, आपकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी है इसको लेके, पहला अगर मैं आपको बात करता हूं कि जब हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अभी क्या होता है कि, है ना, आप करंट अफेयर हर दिन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किसी दिन पढ़ पाते हो, किसी दिन नहीं पढ़ पाते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, फिर आप दैनिक भास्कर भी पढ़ते हो, किसी ने कहा हिंदू पढ़ लो तो हिंदू भी पढ़ लेते हो आप, किसी ने कहा राज्यसभा टीवी देख लो तो राज्यसभा टीवी देख लेते हो, संसद टीवी जो आज अब संसद टीवी हो गया है। किसी ने कहा कि भाई ऑल इंडिया रेडियो भी सुनो तो वो भी आप सुन लेते हो, किसी ने कहा योजना कुरुक्षेत्र खरीद लो, वो भी आप खरीद लेते हो। ऐसे करते करते आप इंफॉर्मेशन का जो ओवरलोड है उसमें डूब जाते हो, और कहीं ना कहीं जो आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि आपको करना है
है ना, मिनिमम टाइम में अपना एफर्ट देके इस एग्जाम को देके निकलना है और आपको सिविल सर्वेंट बनना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप ये सब चीजें करोगे। तो हम लोग क्या अप्रोच लेके आए हैं, हम लोग हर दिन डिस्कस नहीं करेंगे करंट अफेयर, हम लोग सिर्फ सैटरडे और संडेज को डिस्कस करेंगे, और जो भी हम लोग टॉपिक उठाएंगे वो उस हफ्ते के ना हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उसी हफ्ते के हो। वो पिछले 4 महीने में जो टॉपिक्स आए हैं, चाहे गवर्नेंस के इश्यूज हों, चाहे क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हों, चाहे साइंस एंड टेक के इश्यूज हों, चाहे यूक्रेन रशिया की बात, वॉर की बात हो रही हो, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही हो, ना बैंक कोलैप्सिस की बात हो रही हो, एनपीएस की बात हो रही हो, तो हम पिछले 4 महीने में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं राजस्थान में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटी के अंदर, साइंस एंड टेक के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना, स्पोर्ट्स के अंदर, उन सब चीजों को हम लोग लेंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे सर्टेन टॉपिक्स, और उसमें से कुछ एक टॉपिक हम लोग हर सैटरडे संडे को लेंगे, हर वीकेंड पे, और धीरे धीरे हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। पहले उसका बेसिक्स लेंगे, और हम आपको ये शो करेंगे कि हमने जो पर्टिकुलर टॉपिक लिया है वो प्री में कहाँ उसका एसोसिएशन है, मेंस में वो कहाँ पूछा जा सकता है, और स्टैटिक एनसीईआरटीज जो आपके अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक रिव्यू में आप उसके बारे में कहां से पढ़ सकते हैं, है ना, वो हम आपको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको उस न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, तो हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आपको चैप्टर नंबर बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, या किसी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में आपको चीज मिलेगी तो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तो हम लिंक करेंगे कि ये प्री में पूछा जा सकता है तो कहाँ पूछा जा सकता है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ये मेन से पूछा जा सकता है तो कौन से वाले पेपर में पूछा जा सकता है, किस फॉर्म में पूछा जा सकता है। सेकंड, स्टैटिक वाले पोर्शन से कैसे रिलेटेड है, संविधान के कौन से वाले आर्टिकल में इसका जिक्र होता है ना, कैसे हेट स्पीच जो है, या अगर आप हेट स्पीच की बात करें तो वो कैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 से रिलेटेड है, कैसे हम लोग जानेंगे कि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उनकी जो लोकसभा की सदस्यता चली गई, वो कैसे उनको आर्टिकल 19 का प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला, उसमें क्या एक्सेप्शंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक उस क्वेश्चन को बेटर टैकल कर पाएंगे। क्योंकि आप एक चीज पढ़ेंगे दूसरी चीज छूट जाएगी, जब तक आप उसका 360 ओवरव्यू नहीं लेंगे, उसके इंसेप्शन से उस चीज को नहीं समझेंगे, स्टैटिक से नहीं समझेंगे, तो आप उसके क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप एक इन्फॉर्म्ड बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। ये कवर करेंगे, और लास्टली हम आपको बताएंगे वे फॉरवर्ड, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज हो गया, मैरिटल रेप की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उस पे हमें कैसे बैलेंस्ड ओपिनियन बनाना है, कैसे हमें हमारे बाइसेस नहीं दिखने चाहिए, कैसे एज ए सिविल सर्वेंट हमसे क्या अपेक्षाएं हैं बोर्ड की, इंटरव्यू में आप इंटरव्यू भी देंगे लेटर ऑन, तो आप ऐसी कोई चीज ना बोलें जो आपके चांसेस को खत्म करता है, ऐसी कोई चीज मेंस में ना लिखे जो आपके चांसेस को खत्म करता है। क्या होगा उस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में, बैलेंस्ड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे लॉजिक के साथ। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम लोग रोजाना करंट अफेयर नहीं लाएंगे, हम सैटरडे संडेज को लाएंगे, और वो करंट अफेयर इस सेंस में नहीं होगा कि वो उस हफ्ते हुआ, नहीं, पिछले 4 महीने में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है ऑलरेडी हमारी टीम ने, और हम लोग उसको कवर करेंगे पूरा 4 महीने में, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ आपको बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है हमारे प्रोग्राम का, दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर अगर हम लोग देखें तो जो मैंने अभी आपको बताया है ना, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग बात करें, मैंने कहा ना आपको लिंकेजेस दिखाएंगे हम लोग, तो लिंकेजेस कैसे, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन आया था डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हमने पीछे, अगर आपको याद हो तो ये आपको मिलेगा पेपर 1 यूनिट 2 इकोनॉमिक्स वाले में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बात होती है किसकी, ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट की बात हुई तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी पड़ेगी आपको। तो अब आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, या आया हुआ है पेपर 1 में यूनिट 2 इकोनॉमिक्स में। अब इसके बारे में मुझे पढ़ना है तो स्टैटिक मुझे क्या पता होना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होना चाहिए कि 17 है और कौन उसको निकालता है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये कैसे इसकी बात आई, क्या इसकी हिस्ट्री है, ग्रोथ क्यों इनफ नहीं है, डेवलपमेंट क्यों इनफ नहीं है, सस्टेनेबल होना क्यों जरूरी है, तो ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, है ना, और उसकी क्लास 11 की जो चैप्टर 9 है वो हम आपको बताएंगे, तो आपको वो भी पढ़ना है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम आपको बताएंगे, और जो करंट में चीजें हो रही हैं, तो पहले बेसिक्स देन द करंट इश्यू, और अगर कुछ और फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्सेस है, वो हम आपके कवर करेंगे। देखिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज रहते होंगे एज ए बिगिनर कि हर दिन इतने आर्टिकल आते हैं, इवन स्पोर्ट्स में इतने आर्टिकल आते हैं। अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात हो रही है, कहाँ हो रही है वो, कजाकिस्तान में हो रही है, अस्ताना में, जो है ना, ठीक है। अब ये चैंपियनशिप चलेगी कहाँ से, अप्रैल 7 को शुरू हो गई थी, ये अप्रैल 7 को शुरू हो गई थी, और अभी भी अप्रैल चल रहा है, और 1 मई को इसका रिजल्ट आएगा कि कौन विनर रहेगा। अब आपको क्या जानना है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी
कहाँ हुई थी, अस्ताना कजाकिस्तान में, और कौन इसका विनर है, किस कंट्री से बिलोंग करता है। अब आपको 7 तारीख से लेके 1 मई तक हर दिन अगर आप यही आर्टिकल पढ़ते हैं तो इट विल वेस्ट योर टाइम, इट विल नॉट एड वैल्यू, प्लस आपको जहां फोकस करना चाहिए था वहां आप फोकस करने से वंचित रह जाएंगे। कहीं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी, मॉक्स देने थे, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी थी, अपना रिविजन करना था, वो आप नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, जब ये चेस चैंपियनशिप पूरी हो जाएगी तब हम इसके ऊपर हमारा एक डिस्कशन रखेंगे इन्हीं सैटरडे संडेज को, और उसमें कवर करेंगे। बहुत छोटा सा फैक्ट है ना, आपको मैंने बता ही दिया भाई कि कब चेस चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, कौन इसका विनर है ना, तो ये बेसिक चीज हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही क्लाइमेट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP27 लास्ट ईयर, ये हुई थी आपकी इजिप्ट के अंदर, है ना। इजिप्ट में सिटी है शर्म अल शेख, ये हुई थी 7 से 18 नवंबर। अब अगर आप हर दिन इसके बारे में पढ़ते तो हर दिन आर्टिकल आ रहे थे, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, हर दिन पढ़ेंगे COP27 के बारे में। तो हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी हो गई उसको हर दिन नहीं पढ़ना है, हम उसको कंसोलिडेट करेंगे और आपके साथ एक बार में लेके आएंगे कि भाई COP27 की तो बात हो ही रही है, लेकिन आप COP21 की भी बात कर लो, आप पेरिस पैक्ट की भी बात कर लो ना, आप कहीं ना कहीं UNFCCC की बात कर लो, आप कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लो, आप कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की भी बात कर लो, ठीक है। और ये चीजें हम कहाँ NCERT में मिलेंगी, कहाँ हमें इकोनॉमिक सर्वे या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मिलेंगी, वो हम आपको बताएंगे। और हर दिन आप इसको फॉलो करने के बजाय आप हमारा वीडियो देखिए इंसेप्शन 360 का, और उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आप हम पे कॉन्फिडेंस है तो वी विल कवर दोज थिंग्स एंड नथिंग विल बी लेफ्ट आउट। तो आपका टाइम बच जाएगा। आप हर दिन चेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इट विल नॉट अमाउंट टू मच, तो वो हमें नहीं करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कोई आपको कहेगा कि भाई इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ लो, कोई कहेगा सर करंट अफेयर कहां से पढ़े, कोई कहेगा हिंदू से पढ़ लो, ठीक है, कोई कहेगा कि है ना सूजस से पढ़ लो, कोई कहेगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की हर दिन प्रेस रिलीज आते हैं उससे पढ़ लो, है ना, कोई कहेगा ऑल इंडिया रेडियो से पढ़ लो, और कोई कहेगा कि योजना कुरुक्षेत्र ही पढ़ लो, है ना। तो लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे, तो अपने को ऐसा नहीं करना। अगर आप यही पढ़ते रहेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे, है ना, कब प्री की तैयारी करेंगे, कब NCERT कंप्लीट करेंगे, कब अपना रिवीजन करेंगे ना, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए हमने इंसेप्शन 360 लॉन्च किया है। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो सारे इश्यूज को ना, सारे सोर्सेज को वो खंगालेगा, उनको देखेगा, और जो रेलेवेंट चीजें हैं वो आपके साथ सैटरडेज और संडेज को लेके आएगा। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आर्टिकल रेलेवेंट है कौन सा नहीं है। हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग में, और जब एक बार हैंड होल्डिंग हो जाएगा, मेंटरिंग हो जाएगा, तब आप खुद गेस कर पाएंगे कि आपको कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, और मोर इंपॉर्टेंट कौन सा आर्टिकल न्यूज़पेपर में छोड़ना है। तो ये सब चीजें हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 2 चीजें बहुत लिमिटेड है लाइफ में, एक तो है टाइम और दूसरा है मनी। हम लोग जो मोस्टली एग्जाम दे रहे हैं वो रूरल एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, राजस्थान के डिफरेंट है ना विलेजेस से आते हैं, तो ऐसे में हमारे पास इतना टाइम है नहीं, है ना। इस एग्जाम में आप देखते हैं कि 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, पैसा भी लगता है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजों को अगर बचाना है तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंसाइज रखो, है ना, अपनी प्रिपरेशन को क्या रखो, कंसाइज रखो। आप अपने सोर्सेज को लिमिट करो, ठीक है, और टाइम की प्लानिंग करो। और टाइम की प्लानिंग होगा तो मनी की प्लानिंग तो अपने आप होगी, और करियर की प्लानिंग अपने आप होगी, और आपको टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम निकालना है। तो ये तभी संभव है जब आप हर दिन न्यूज़पेपर के बारे में चिंता करने की बजाय, करंट अफेयर की चिंता करने की बजाय, आप सैटरडे संडेज को हमारे साथ इंसेप्शन 360 में अपने करंट अफेयर कवर करें, 360 अप्रोच लेते हुए, बेसिक्स के साथ और करंट के साथ और फैक्ट्स के साथ। तब आपका हर दिन आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आज तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, तो मेरा तो यार 1 हफ्ते से हो गया न्यूज़पेपर में कवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं तो मुझे फायदा नहीं है पढ़ने का। ऐसा नहीं है ना, आप बहुत आराम से कवर कर पाएंगे। आपको हर दिन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप सैटरडे संडेज को आइए हमारे चैनल पे, और हम आपका पूरा करंट अफेयर कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, विद दी फैक्ट्स एंड दी कॉन्सेप्ट्स एंड दी थियोरी एंड दी बेसिक्स ना, पूरा लिंकेज करते हुए स्टैटिक के साथ, सो दैट आपका कुछ भी ना छूटे, और आप नॉट ओनली प्री बट मेंस को भी अच्छे कलर के साथ, और मोर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ आप उसको पास करके अच्छे रैंक के साथ सेलेक्ट हो सके। सो इसी के लिए जो आप स्लाइड देख सकते हैं ना, हमारा जो प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका आज पहला लेक्चर था। उसमें हमने आपको स्ट्रेटेजी बताया, हमारे जो इंसेप्शन 360 प्रोग्राम है उसके बारे में बताया, उसमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा, बाकी लोगों से कैसे अलग रहेगा, कैसे हम लोग सिर्फ सैटरडे संडेज को कवर करेंगे, और क्या अप्रोच लेके चलेंगे, बेसिक्स फर्स्ट अप्रोच लेके चलेंगे, और कैसे हम आपको एक होलिस्टिक 360 डिग्री
कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कुछ छूट रहा है। नहीं, अगर आप हमारे साथ हैं तो वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बस आपको हमारे साथ लगे रहना है। इसके लिए आपको 7 बजे सैटरडे संडेज को लॉग इन करना हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल है हमारा नमित अकेडमी विद डबल टी, नमित अकेडमी। नमित का मतलब बहुत सारे मायने हैं, आप लोगों को भी मालूम है, एक जरिया वास्ता, तो मीन्स है, एक मीन्स है, निमित्त है। निमित्त इज अ मीन्स टू एन एंड। एंड क्या है? आपका गोल, उस तक हम आपको लेके जाएंगे। नमित अकेडमी जो हमारा चैनल है, उस पर आप कल संडे को 7 बजे लॉग इन कीजिएगा, है ना। आप उस पर आइएगा, हम आपको कल से हमारा प्रॉपर एक लेक्चर शुरू कर रहे हैं। उसमें आपको हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, या हमारे ईमेल आईडी से आप अपने को मैसेज भेजिए हमारे को, वी विल आंसर योर क्वेरीज। और हम लोग कल मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।